चलो भाई पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। हम लोग पार्टनरशिप एक दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पार्टनरशिप में पढ़ने जा रहे हैं डिसोल्यूशन। मतलब हम पार्टनरशिप बनाना नहीं सीख रहे, पहले पार्टनरशिप खत्म करना सीख रहे हैं। ठीक है भाई। ऐसा इसलिए कि आपके एग्जाम के लिए ये टॉपिक इस बार के लिए एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए हम पहले इसको कर रहे हैं। लिखें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चल रहा है यहाँ पे। नहीं, नहीं उन्होंने भी नहीं ली है, प्रशांत सर ने भी नहीं ली। अच्छा, सारे उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं तो शुरू कर ही दिए, यहीं पे ले लेता हूँ। बड़ा फिर टाइम लगता है। रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ ना। Recording आप ओके। लिखे बेटा। डिसोल्यूशन मीन्स क्लोजिंग द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। Resolution means closing the books of partnership firm by following steps. रेजोल्यूशन का मतलब है कि बुक्स क्लोज करनी है आपने पार्टनरशिप फर्म की, और इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप 1 में ही लिखेंगे, ट्रांसफर ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा, आउटसाइड लिखा है, फर्क है दोनों में। आउटसाइड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप 2, ट्रांसफर ऑल आइटम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद ट्रांसफर ऑल आइटम्स बिलोंगिंग टू पार्टनर कैपिटल्स अकाउंट। इनमें कौन कौन से आइटम आते हैं? सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स की ड्राइंग्स, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड करंट अकाउंट्स। करंट, जितने भी एसेट्स हैं कैश बैंक को छोड़ के रियलाइजेशन में डालेंगे, जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उनको भी रियलाइजेशन में डालेंगे, जितने भी ऐसे आइटम्स हैं जो पार्टनर को बिलोंग करते हैं वो सारे पार्टनर कैपिटल में डालेंगे। स्टेप 3, ट्रांसफर कैश एंड बैंक बैलेंस टू कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक बैलेंस को कैश एंड बैंक अकाउंट में डालें। स्टेप 4, रियलाइज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, रियलाइज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगर एसेट रियलाइज हो गए, एंट्री होगी कैश एंड बैंक रियलाइज। एसेट रियलाइज होने का पैसा आता है। और अगर लाइबिलिटी रियलाइज हो गई,
एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक। लाइबिलिटी को रियलाइज करने का मतलब है लाइबिलिटीज की पेमेंट करना। एसेट्स को रियलाइज करने का मतलब है कि एसेट्स को बेचकर उनका पैसा रिसीव करना। स्टेप 5, एसेट्स लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। एसेट्स लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर एसेट पार्टनर ने टेक ओवर कर लिए, एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। और अगर लाइबिलिटीज पार्टनर ने टेक ओवर कर ली, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। स्टेप 6, ट्रीटमेंट ऑफ साइलेंट आइटम्स। साइलेंट आइटम्स का मतलब होता है ऐसे आइटम्स जिनके बारे में क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है, उसका क्या करना है। फर्स्ट, रियलाइज या सोल्ड ऑल एसेट्स एक्सेप्ट इनटेंजिबल एसेट्स एट बुक वैल्यू। अगर क्वेश्चन में एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम सारे के सारे एसेट्स को बेच देंगे, सिर्फ इंटेंजिबल एसेट्स को छोड़कर बुक वैल्यू पे। रियलाइज ऑल एसेट्स एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट्स एट बुक वैल्यू। सेकेंड, पे ऑल दी आउटसाइड लाइबिलिटीज। सारी की सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को हम पे कर देंगे। पे ऑल दी आउटसाइड लाइबिलिटी एट बुक वैल्यू। सारी की सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे कर देंगे। स्टेप 7, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इफ पेड बाय फर्म, एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश बैंक। इफ पेड बाय पार्टनर, एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। इफ पेड बाय फर्म, एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश बैंक। इफ पेड बाय पार्टनर, एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। स्टेप 8, क्लोज ऑल द अकाउंट्स एज फॉलोज। क्लोज ऑल द अकाउंट्स एज फॉलोज। सबसे पहला, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड इट्स बैलेंस would be gain or loss on realization. Its balance would be gain or loss on realization. Transfer gain or loss to partners capital account. पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को खत्म करेंगे, जो भी उसका बैलेंस बचेगा वो गेन लॉस होगा, उस गेन लॉस को हम पार्टनर कैपिटल में डालेंगे।
फिर हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर इट्स बैलेंस टू कैश एंड बैंक अकाउंट, एंड लास्टली close cash and bank account and it will always be tallied. इट विल ऑलवेज बी टैलीड का मतलब कैश और बैंक अकाउंट यहाँ पे हमेशा मैच होगा। जब आप आखिरी में कैश और बैंक अकाउंट बनाओगे तो ये हमेशा मैच होगा। आप सबका अटेम्प्ट मे अटेम्प्ट है ना? किसी के ग्रेजुएशन के पेपर क्लैश हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं क्लैश? आई नहीं। तेरे क्लैश हो रहे हैं? कौन सा पेपर क्लैश हो रहा है? सारे ही हो रहे हैं। तो तू फाउंडेशन दे रही है ना? तेरा सेमेस्टर कौन सा चल रहा है अभी बेटा? फोर्थ? नीचे लिखेंगे एडिशनल कंसेप्ट। इसमें सबसे पहला कंसेप्ट लिखेंगे प्रोविजंस एंड रिजर्व्स क्रिएटेड ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटी। Provisions and reserves created on assets and liability. Such provisions or reserves will be transferred to realization account in opposite side of their respective assets and liability. इन प्रोविजन रिजर्व को भी हम ट्रांसफर कर देंगे रिलाइजेशन अकाउंट में इन अपोजिट साइड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एसेट एंड लाइबिलिटी। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। Whenever in question partner's loan is given, it will be dealt by a separate account as follows. It will be dealt by a separate account as follows. आपको पार्टनर लोन अकाउंट के लिए एक अलग से पार्टनर लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें बाय बैलेंस बीडी आएगा, टू कैश है आपने जितना पे करा वो आएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा अगर आपने इनको कोई एसेट दिया, एसेट गिवन। आखिरी में टोटलिंग करेंगे, अगर कुछ बैलेंस बच जाता है वो गेन लॉस है। राइट साइड में बचेगा तो भी रियलाइजेशन बचेगा, लेफ्ट साइड में बचेगा तो भी रियलाइजेशन बचेगा। राइट वाला लॉस होता है, लेफ्ट वाला गेन। हमें ये अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर हमारे क्वेश्चन में पार्टनर लोन अकाउंट गिवन है तो। थर्ड,
assets given to settle outside liability. Assets given to settle outside liability. If any assets given to settle any outside liability, no entry will be passed for that transaction. नो एंट्री विल बी पास फॉर दैट ट्रांजेक्शन. उस ट्रांजेक्शन के लिए हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे. फोर्थ, ट्रीटमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट इज आउटसाइड लाइबिलिटी है. बैंक ओवरड्राफ्ट एक आउटसाइड लाइबिलिटी है यहाँ पे. देयरफॉर इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ एक आउटसाइड लाइबिलिटी है, इसलिए वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा. फिफ्थ, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट. ट्रांसफर देम इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन अपोजिट साइड. ट्रांसफर देम इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन अपोजिट साइड. एंड फाइनली लास्ट, रेम्यूनरेशन या कमीशन टू पार्टनर. इसकी बस हम एक एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल.
कैपिटल आती है करंट अकाउंट में, कैपिटल के ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं वो आती है। ठीक है, तो कितनी अजीब बात है, हमें बुक को बंद करने के लिए भी बुक बनानी पड़ेगी। अब अगर मैं पार्टनरशिप का बिजनेस बंद करना चाहता हूँ, खातों को बंद करना चाहता हूँ, खातों को बंद करने के लिए भी खाते बनाने हैं। फॉर क्लोजिंग द बुक वी नीड टू मेक 3 अकाउंट इज वेल। बड़ी अजीब बात है, अकाउंट्स का सिस्टम बड़ा अजीब व गरीब है। अगर आपको किताबें बंद करनी है तो उनको बंद करने के लिए भी यू नीड टू मेक सर्टेन अकाउंट। देखो अगर आप मुझे खाते बंद करते हैं तो इस चैप्टर में, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने का मतलब ये है कि एसेट लायबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ बैलेंस शीट तो नहीं बनने वाले, उसको छोड़कर 3 अकाउंट बनेंगे। लिखना मत, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो ये एक बैलेंस शीट है इन 3 पार्टनर्स की, और इस बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया, प्लान मशीन दे दिया, फर्नीचर, डेटर्स दे दिया, डेटर पे प्रोविजन माइनस करके दिया हुआ है, कुछ कैश और बैंक दे दिया। ये इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है। साथ में यहाँ पे इनकी कैपिटल दे रखी है लाइबिलिटी वाली साइड में, कैपिटल पी की, क्यू की, आर की दे रखी है। कुछ रिजर्व्स दे रखे हैं, साथ में कुछ करंट अकाउंट भी दे दिया। करंट अकाउंट सिर्फ पी और क्यू का है, आर का है ही नहीं। कुछ लाइबिलिटीज दे दी, क्रेडिटर्स दे दिया, बैंक लोन दे दिया, साथ में आपको पी का लोन दे दिया और पी की वाइफ का लोन दे दिया। ये एक पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनकी पूरी बैलेंस शीट है। जब मैं आपसे कहता हूं कि आपको डिसोल्यूशन करना है, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने इस बैलेंस शीट को यानी इस बुक को बंद करना है। अब इस बुक को बंद करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने 3 खाते खोलने हैं, एक रियलाइजेशन, एक पार्टनर कैपिटल और एक कैश बैंक। करना क्या है, सबसे पहले जितने भी एसेट्स हैं 1 2 3 4 कैश बैंक छोड़कर जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, स्पेशली वो लाइबिलिटी जो बाहर की है, आउटसाइड लाइबिलिटी, तो क्रेडिटर का पैसा बाहर का पैसा है, चुकाना है। बैंक लोन का पैसा बाहर का है, चुकाना है। पी का लोन ये बाहर का नहीं, ये पी पार्टनर है, तो अगर पार्टनर का लोन है दिस इज नॉट आउटसाइड लाइबिलिटी, और अगर पार्टनर की वाइफ का लोन है ये आउटसाइड। क्या करती है, सबसे पहले हमें अपने ये सारे के सारे एसेट आगे डालने हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। डालने का तरीका क्या है, जो बैलेंस शीट में राइट में है वो रियलाइजेशन में लेफ्ट में आएगा, जो लेफ्ट में है वो कहाँ चले जाएगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू ट्रांसफर ऑल दीज एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जितनी भी चीजें पार्टनर को बिलोंग करती है, पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर के रिजर्व, पार्टनर के करंट अकाउंट, ये सब हम डालेंगे पार्टनर कैपिटल। कैसे डालेंगे, अगेन ये सब चीजें आपकी लेफ्ट में है, तो पार्टनर कैपिटल में कहाँ आ जाएगा, राइट। कुल मिला के मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझे। मैं बैलेंस शीट को बंद करने के लिए पहले बैलेंस शीट की सारी चीजें उठा के अलग अलग खातों में डाल। अब मैंने एसेट लायबिलिटी डाल दी रियलाइजेशन में, पार्टनर की चीजें डाल दी पार्टनर कैपिटल में, और आखिरी में मैंने बोला कि अगर कोई कैश बैंक की चीज है तो वो चली जाएगी कैश बैंक अकाउंट। अब जो कैश बैंक है यहाँ पे राइट में दिया हुआ है, तो ये यहाँ किस में चले जाएगा। ध्यान से देखो, मैंने बैलेंस शीट की सारी चीजें डाल दी, एक चीज बच गई। क्या चीज बच गई अपने पास, पार्टनर का लोन। मैंने कहा जब कोई पार्टनर का लोन बच जाता है तो आपने पार्टनर का लोन का अलग से खाता खोलना। ये मैंने भी आपको नोट्स में लिखवाया कि अगर किसी पार्टनर का लोन दिया जाता है उसका अलग से खाता खोलेगा। ये लेफ्ट में दिया हुआ है तो इसका बैलेंस में यहाँ पे राइट में आके लिख। अब ये भी खत्म, और देखो क्या बचा, ये बचा प्रोविजन। प्रोविजन या रिजर्व जिस किसी चीज पे बनते हैं ये वही जाएंगे जहां पे वो चीज गई। अगर ये डेटर आपने यहां लिखा था तो प्रोविजन भी रियलाइजेशन में ही जाएगा। बस फर्क इतना है कि डेटर जो अपने पास है वो डेबिट में है, तो जो प्रोविजन है वो किस में जाएगा, क्रेडिट में, अपोजिट साइड जाएगा। जो ऊपर मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रोविजन, मैंने लिखा था इन प्रोविजन रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में इन अपोजिट साइड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एसेट और लाइन। अगर डेटर को मैं डेबिट में डाल रहा हूँ तो प्रोविजन को कहाँ डालूंगा, क्रेडिट। तो फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू क्लैरिफाई एंड एलिमिनेट ऑल द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट इन दीज 3 अकाउंट। जब ये काम हो जाए तब आपका सेकंड स्टेप चलेगा। तो जहां कहीं पे आपको बैलेंस शीट दी जाए आपने सबसे पहले इतना गेम खेला। अब जब इतना गेम आपका हो जाए
अगला स्टेप क्या करना? अगला स्टेप है एसेट लायबिलिटी को बेचना। अगर आप कोई भी एसेट बेचते हो तो पैसा आएगा, आप यहाँ पे लिखोगे कैश। अगर आप कोई भी लायबिलिटी पे करते हो तो पैसा जाएगा, आप डेबिट में लिखोगे कैश। इसे बोलते हैं एसेट रिलाइज करना, कि धंधा बंद कर रहे हो तो अपने एसेट बेचोगे। इसे बोलते हैं लायबिलिटी पे करना, धंधा बंद कर रहे हो तो लायबिलिटी पे करना। कभी कभार क्या होता है, मैं एसेट बेचता नहीं, कभी कभार मैं अपने एसेट अपने पार्टनर को दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई साहब ये जो लैंड बिल्डिंग है ये बिक नहीं रही है, तो मैं क्यू से बोलूंगा भाई लैंड बिल्डिंग तुम ले जाओ। अगर कोई एसेट पार्टनर ले जाता है तो हम कैश बैंक ना लिखिए, उस पार्टनर का नाम लिखेंगे। उसी तरह से अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर ले जाता है तो हम यहाँ पे लायबिलिटी के लिए पार्टनर का नाम लिखेंगे। इसे बोलते हैं एसेट टेकन ओवर, इसे बोलते हैं लायबिलिटी टेकन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज सारे के सारे एसेट लायबिलिटी रिजर्व रिजर्व जो भी है अपने अपने खातों में डालो। फिर इन एसेट को बेचो, लायबिलिटी की पेमेंट करो, या एसेट टेक ओवर होंगे या लायबिलिटी टेक ओवर। अगली चीज, बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन में कुछ साइलेंट आइटम बोल देगा। वो कहेगा लैंड बिल्डिंग बिक गई, प्लान मशीन बिक गया, फर्नीचर बिक गया, पर डेटर के बारे में कुछ बोलेगा नहीं। अगर कोई ऐसे एसेट हैं जिनके बारे में कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पे मैंने ऊपर इसका ट्रीटमेंट लिखवाया था, ट्रीटमेंट ऑफ साइलेंट आइटम। कोई भी एसेट बचेंगे आपने उनको रियलाइज कर देना। सिर्फ एक एसेट को रियलाइज नहीं करना। कौन सा एसेट? इंटेंट। ये ना रट्टाफिकेशन है, पर इसको रट्टे की तरह मत समझ। असल में बहुत सारे एसेट ऐसे होते हैं जिनको बेचा जाता है, और बहुत सारे एसेट ऐसे होते हैं जिनको नहीं बेचा जाता। थोड़ा दिमाग से सोचो, जब आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो आपके पास 3 एसेट बचे हैं। एक बचा है डेटर, एक बचा है स्टॉक, एक बचा है गुडविल। अब एक सामने से आदमी आया, वो कह रहा है कि भाई साहब आपके बिजनेस में जितने एसेट है हमें सौंप। तो आप उसे बोलोगे ये ले स्टॉक पकड़, पैसा निकाल। आप उसे बोलोगे ये मेरा डेटर है, मेरे डेटर से पैसा तू ले लियो, तू मुझे पैसा दे दे, तो डेटर भी दिख जाएगा। तो जो गुडविल है, ना तो मैं गुडविल उसको दिखा सकता, ना मैं गुडविल उसके हाथ में रख सकता। वो आदमी मुझे बोलेगा भाई साहब गुडविल तुम्हारा मन का वहम है, वो नहीं ले सकता। इसलिए जितने भी इंटेंजिबल एसेट होते हैं उनको छोड़कर सारे के सारे एसेट क्या हो जाते हैं। तो अगर मेरे बिजनेस की गुडविल होती तो मैं बिजनेस बंद ही करता। तो सामने वाला आदमी कभी भी आपकी गुडविल खरीदेगा नहीं। आप सामने वाले आदमी को तो आपको कभी बिजनेस बंद करने की नौबत ही नहीं पड़ती। बट अगर आपको बिजनेस बंद करने की नौबत पड़ रही है तो मैं आपके खाली वो एसेट खरीद के जाऊंगा जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट नहीं करते मेरी आंखों के आगे, तो इनको हम रियलाइज नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर कोई लायबिलिटी बच गई तो उन लायबिलिटी की पेमेंट भी आपको क्या करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन में आपसे बोला ये पे हो गया, ये पे हो गया, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो आप इसको खुद ब खुद पे कर दोगे। यानी लायबिलिटी भी पे करनी जरूरी है। आखिरी में रियलाइजेशन को आप टोटल करोगे, टोटल करने के बाद इधर बचता है तो गेन बचेगा, इधर बचता है तो लॉस बचेगा। ये गेन इधर पार्टनर कैपिटल में बच जाएगा, ये लॉस इधर पार्टनर कैपिटल में बच जाएगा। फिर जो भी पार्टनर कैपिटल का बैलेंस आएगा वो या तो कैश बैंक में आएगा या कैश बैंक। ये वाला कैश बैंक इधर आ जाएगा, ये वाला कैश बैंक इधर आ जाएगा। आखिरी में कैश बैंक को टोटलिंग करेंगे, ये मैच करना। ये मैच क्यों करना चाहिए? कि बिजनेस बंद करने के टाइम पे जितना पैसा आया और जितना पैसा गया हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा, हमारा सारा का सारा बिजनेस अपने पास क्या हो गया। तो प्रोसेस आपका ये चलेगा। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, पूरा क्वेश्चन करते हैं इसके लिए। आओ एक क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन दिखा रहा हूं। आज से 10-12 साल पहले जब मैंने अपने सीए फाउंडेशन में, उस टाइम सीए फाउंडेशन नहीं चलता था, उस टाइम सीपीटी चलता था, एडमिशन लिया था, तो मेरा सपना यही था कि मुझे भी सीए बनना है। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए सपना चेंज होता गया। वो चेंज क्यों होता गया? कि भाई तो रास्ते होते हैं वो छटते जाते हैं। आप क्लास में जिन लोगों के साथ एडमिशन लेते हो और जब आप सीए बनते हो तो वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते, दोस्त अलग होते जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा मामला गड़बड़ होता गया। बीच में कुछ फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आ गई जिसकी वजह से मुझे पढ़ाने के अंदर ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ा, तो मैंने नहीं कहा। बट इस सब पूरी जर्नी के अंदर ना एक चीज़ हमेशा कॉमन रही है। वो कॉमन है ये कि मैंने कभी पढ़ाई ये सोच के नहीं करी कि मुझे एग्जाम देना। मैंने हमेशा पढ़ाई ये सोच के करी है कि मुझे समझने में मज़ा आ रहा है। मुझे ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट है कि बिजनेस अगर बंद हो रहा है तो कैसे होगा। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि अगर मैं कहीं पे पैसा लगा रहा हूँ तो मैं कमाऊंगा कैसे। मेरा पढ़ने का नतीजा हमेशा ये रहा है कि मैं सीखना चाहता हूँ।
ये नहीं कि मैं एग्जाम देना चाहता हूँ। शायद यही एक रीजन है कि मैं सीए नहीं भी हूँ, तब भी आप मेरे सामने बैठे, तब भी आप मेरे सामने मेरी बात को समझने के लिए बैठे हो, मेरी विजडम को, मेरी नॉलेज को आप एड्रेस करने के लिए बैठे हो। तो क्या मैं कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पर जितना भी टाइम दोगे सीए की जर्नी में, बहुत बार ऐसा होगा कि सेटबैक्स मिलते रहेंगे, पेशेंस लेवल टूटेगा, आपको देखकर गुस्सा आएगा कि आपसे जो पीछे शुरू हुए थे वो आपसे आगे निकल गए, आपको देख के बहुत गुस्सा आएगा कि हम लगे पड़े हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। एक चीज का अपने पास दिमाग में है, मेंटल रेवोल्यूशन कर दो कि पढ़ाई एग्जाम के लिए नहीं करनी है, पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि मैं एक्चुअल में सीखना चाहता हूँ। अगर आपने इस माइंडसेट के साथ पढ़ाई कर ली तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको या तो सीए बनने से या एक सक्सेसफुल पर्सन बनने से रोक सके। वो कुछ ताकत नहीं, आपको पढ़ाई सिर्फ इस लॉजिक के साथ करनी। भूल जाओगे 100 में से 100 नंबर लाने, भाई सिलेबस में अपने पास 38 चैप्टर है, मुझे 10 चैप्टर भी अच्छे से आते हैं, आई वॉन्ट टू टेस्ट माई सेल्फ, क्या मैं वो 10 चैप्टर अच्छे से कर सकता हूँ, क्या अगर ये कंसेप्ट मेरी आंखों के आगे आया तो मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में डील कर पाऊंगा या नहीं। अगर आप इस माइंडसेट के साथ पेपर दोगे तो इवेंचुअली पेपर भी निकल जाएगा और नॉलेज भी, लेकिन इस माइंडसेट के साथ ही देना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जब जब पेपर नजदीक आएंगे तब आप अटेंटिव हो जाओगे, जैसे जैसे पेपर दूर जाएंगे आप अटेंटिव फिर होना बंद, का कोई फायदा नहीं। इसलिए अपनी जर्नी के अंदर ना ढूंढो कि ऐसे कौन से सीएज हैं। जैसे अगर मैं कभी क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं हमेशा अपने दिमाग में ये रखूंगा कि विराट कोहली किस स्ट्रगल से गुजरा है, मतलब मैं उस फील्ड का बेस्ट आदमी की जर्नी को जानना चाहूँ। आपने कभी सर्च करा है कि इंडिया के टॉप 10 सीएस कौन है? कभी नहीं। एक बार सर्च कर, उन टॉप 10 सीएस की क्वांटम क्या है, उनकी अमाउंट क्या है, वो कितना निकालते हैं, कितना अर्न करते हैं, वो किस कंपनी में प्लेस्ड है, वो जिस कंपनी में प्लेस्ड है वहां पे उनका काम क्या है, वो लोगों से बात कैसे करते हैं, उनको चीफ गेस्ट की तरह कहाँ बुलाया जा रहा है। जब आप ये सब चीजें देखोगे तो आपको एक सीए की जिंदगी समझ में आएगी क्या। अगर आपके दिमाग में किसी ने गंद डाला हुआ है कि सीए बनते कुबेर ऊपर से पैसा फेंकेगा, तो ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली विद हार्श हार्ट, आई एम सॉरी, आई एम ब्रेकिंग दिस न्यूज आउट टू यू, लेकिन ये सच है, सीए बनने के बाद ज्यादा कष्ट है। अगर आपको लग रहा है सीए बनने के बाद हम जिंदगी सेट है, नहीं है ऐसा। अभी तक तो आपको पता है कि आपको फाउंडेशन क्लियर करना है, फिर इंटर क्लियर करना है, फिर फाइनल क्लियर करना है। अरे वो बनने के बाद तो लोगों को पता ही नहीं क्या करना है, वो बनने के बाद उनको दरवाजा ही नहीं मिल रहा जो दरवाजा खटखटाना है। अभी तो फिर भी तुम्हारे पास दरवाजा, वो इसलिए होता है क्योंकि लोगों ने सीए ये सोच के शुरू किया था कि जब मैं बन जाऊंगा, किसी परिवार के सदस्य ने उनसे कहा था कि जिंदगी सेट हो जाएगी। अब सोच की बात हुई नहीं, अब वो अपने आप को कोस रहे हैं कि यार हमने तो इतनी मेहनत करी लेकिन काम नहीं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरा समय लगा दिया एग्जामिनेशन क्लियर करने में, अपने आप को एक्सेल करने के ऊपर नहीं लगाया। होना क्या चाहिए था, पढ़ाई भले थोड़ी करी हो लेकिन खुद को एक्सेल करना चाहिए था। अगर आपके पास सारे स्किल्स आ भी गए, आप सीए बन भी गए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि जब कोई सामने आदमी आता है तो उससे ग्रीट कैसे करना है, तो आदमी क्यों आएगा आपके पास? यू मे बी हैविंग ऑल द नॉलेज, ऑल द एक्सपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, हाउ टू ग्रीट पीपल, देन व्हाई वुड दे विल कम टू यू? क्यों आएंगे वो तुम्हारे पास? आप मेरे पास आना चाहते हो क्यों? कि भाई अंकित सर से बात करके अच्छा लगता है, ये रीजन है। इसलिए नहीं कि अंकित सर के पास अकाउंट्स की नॉलेज बहुत ज्यादा है, मेरे से बेहतर नॉलेज देके बहुत सारे लोग बैठे हुए, लेकिन आप उनके पास नहीं जाना चाहते हो, मेरे पास आना चाहते हो बिकॉज ऑफ माई करेक्टर। तो करेक्टर बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप वो बिल्ड नहीं करोगे, ये फाउंडेशन निकल भी जाएगा, फिर आप इंटर में आओगे, फिर वही 9 महीने की नदियां पार हो रही हैं, फिर से वो सब्जेक्ट पूरे करने में लगे पड़े हैं, फिर से वही आर्टिकलशिप का वो, ये लाइफ का सर्कल ऐसे ही चलता रहे। आपको अपना इंटरेस्ट खुद बिल्ड करना पड़ेगा। 100 बात की एक बात, ये कंक्लूजन है। अगर आप अपना इंटरेस्ट बिल्ड नहीं कर रहे तो ये गोल पोस्ट आपका आगे आगे होता जाए, आप आगे जाओगे ये गोल पोस्ट और आगे हो जाए, और आगे जाओगे गोल पोस्ट और आगे हो जाए। उस गोल पोस्ट को वहीं रखने के लिए आपने खुद को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, यार मुझे सीखने में मजा आ रहा है, एंड प्रॉपर टाइम देने हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे स्किल सेट पड़े हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइफ में सीए बनने से ज्यादा एक अच्छा और ईमानदार इंसान बनना कई ज्यादा जरूरी है। सीए एंड ऑफ लाइफ नहीं है, बीइंग गुड ह्यूमन इज एंड ऑफ द जर्नी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जितनी तैयारी यहाँ पे कर रहे हो, मैं बहुत बार क्लास में नोट करता हूँ, इवेंचुअली हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, हम इसके ऊपर बात नहीं करते, हम अनफॉर्चुनेट है कि हम इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते और नहीं कर पाते, लेकिन आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि कोर्स है बहुत बड़ा। मार्केट में वो भी सीएज हैं जो सीए बनने के बाद 18-18 करोड़ कमा रहे हैं महीने के, और वो भी सीएज हैं जो महीने के 18,000 कमा रहे हैं। तो अगर डिग्री में पैसा होता तो हर सीए 18 करोड़ कमाता या फिर हर सीए 18,000 कमाता। अनफॉर्चुनेटली डिग्री में पैसा नहीं है, पैसा आदमी के स्किल सेट में।
जब आपकी रैंक भी आ जाती है ना, जब आप ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आते हो, स्टिल आपका इंटरव्यू लिया जाता है। कितनी अजीब बात है कि एक बच्चे ने पूरे भारत में फर्स्ट रैंक ली है, स्टिल उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। क्यों? कि भाई पढ़ाई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो बुद्धि है और जो करेक्टर है वो सबका नहीं होगा। आपके मार्क्स अच्छे आ गए, ये तो सिर्फ आपका एक झलक है। आप इंसान कैसे हो उसके लिए मुझे आपको अपने आगे बिठाना पड़ेगा, आपसे सवाल जवाब करने पड़ेंगे। उन चीज़ों को आपके सिलेबस में नहीं डाला गया है, और वही गेम खेल जाता है। देखो सिलेबस में डाला गया 6 सब्जेक्ट की तैयारी सबने कर ली, सबके सब पास भी हो गए। 7वां सब्जेक्ट एथिक्स एंड कम्युनिकेशन किसी ने डाला ही नहीं। एक बच्चा घर बैठ के उसके मम्मी पापा उसके एथिक्स को पॉलिश कर रहे हैं कि बेटा तुझे डाइट इस तरह से लेनी चाहिए। पता कितनी कितनी चीज़ें मैटर करती है। मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ। 2016 में हम लोगों का एक इंटरव्यू हुआ था इधर दुबई में। कंपनी से हम लोगों को कॉल आया था, तो उस कंपनी ने हम सारे के सारे लोगों के लिए, इंटर्न्स के लिए एक लंच ऑर्गेनाइज किया था। अब जब लंच ऑर्गेनाइज हुआ, टेबल पे लंच आया, उन्होंने हमें एक हाथ में फोक एक हाथ में अपना स्पून दे दिया। तो स्पून और फोक है, इसको भी पकड़ने के एथिक्स होते हैं। हाउ यू आर ईटिंग योर मील, इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। अब कई लोग हैं जो बेचारे नर्वस हैं, जिनको नहीं पता, उन्होंने कभी इस तरीके से चीज़ों को यूज नहीं करा, वो रख देते हैं अपने हैंड से शुरू करते हैं। इट इज नॉट रॉन्ग, बट पीपल आउटसाइड, वर्ल्ड आउटसाइड इज जजिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। आप खड़े किस तरीके से हो, आप आई कॉन्टेक्ट कैसा कर रहे हो, आप लोगों को जब बता रहे हो आपके हैंड की मूवमेंट क्या है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। अनफॉर्चुनेटली सिलेबस में ये है नहीं। जो घर बैठ के इसके ऊपर मेहनत कर लेता है वो बाकी आगे निकल जाता है। मजे की बात यह है कि कोई नहीं कर रहा है इस पर मेहनत। अगर आप हल्की सी भी मेहनत कर लोगे, आप बहुत आगे निकल जाओगे। सिर्फ हल्की सी मेहनत कर, और लिविंग इन अ स्पेस वेयर नोबडी इज विलिंग टू डू एक्स्ट्रा, 1% ऑफ एक्स्ट्रा फ्रॉम योर साइड आपने करना है कि अच्छा अगर यार मैं ये कर लेता हूँ शायद मेरा काम है। अपना ही स्टूडेंट है, एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बैठा हुआ है, उसको मजा नहीं आता इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, लेकिन डैडी ने उसको बोल के लगवा दिया है। अब वो फ्रीलैंसिंग का काम उठा के बैठता है लोगों से। कैनवा एक ऐप है, उस पर पोस्टर्स बनाने होते हैं। तो क्या करता है, उसने फ्री अपने टाइम में कैनवा को पूरा सीख लिया है, बिगिनर लेवल, एडवांस लेवल, एक्सपर्ट लेवल। और लक्ष्मी नगर के जितने इंस्टीट्यूट हैं सबको जाके अपना सीवी दे दिया है कि आपको पैम्पलेट बनवाना हो, आपको कोई असाइनमेंट बनवाना हो, आप मुझे हायर कर। लक्ष्मी नगर में सोचो कितने इंस्टीट्यूट होंगे, सबका कॉन्टैक्ट उसके पास जा रहा है, इंक्लूडिंग माइंड। मेरा वाला भी उसके पास ही जा रहा है। जो पोस्टर मैं जितने शेयर करता हूँ वो बना रहा है। हर एक पोस्टर के अगर वो 300 रुपये भी ले रहा है, 200 रुपये भी ले रहा है, तो उसके पास एक अच्छी अमाउंट आ रही है। क्यों? पढ़ाई की वजह से नहीं, क्योंकि उसने एक अपने स्किल सेट के ऊपर काम करा। ये ध्यान रखना। खाली इसमें मत लगे रहना भाई, नहीं तो आज से 5 साल बाद आप खुद को भी कोसोगे, मुझे भी कोसोगे कि किसी ने हमें इत्तला नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली हम इत्तला कर नहीं सकते क्योंकि हमारा काम है ऐसा। तो बताना भाई फर्ज बनता है, तो इसका ध्यान रखें। खाली पढ़ना नहीं है, समझना है। मान ना करे कल को आपको अपना बिजनेस बंद करने की नौबत पड़े, और अगर पड़ जाए तो पता होना चाहिए क्या हो। एटलीस्ट 90% ना पता हो, 60% तो पता ही। इस तरह से चले एक क्वेश्चन करते हैं, जो स्टेप्स हमने फॉलो किए थे उसी स्टेप्स को ध्यान में रखते हैं। इलस्ट्रेशन 1। XYZ पार्टनर है XYZ कंपनी में, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 432, बैलेंस शीट दे रखी है। नीचे मैं कभी पढ़ता ही नहीं इसके, मुझे पता है कि बैलेंस शीट दे रखी है, मेरा उद्देश्य है इस बैलेंस शीट को खत्म करना। खत्म करने के लिए 3 खाते बनाने हैं। सीधा आके पहले फॉर्मेट बनाएंगे अपना। इलस्ट्रेशन 1, 3 अकाउंट्स। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड वन इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर्स हैं। एंड थर्ड वन इज कैश और बैंक अकाउंट। लो जी, हमने पढ़ा एक एक चीज को कि अपने अपने खातों में डालो। बारी बारी उठाते हैं, अपने अपने खातों में डालते हैं। जैसे सबसे पहले एसेट्स में आते हैं। फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, ये सब रियलाइजेशन में जाएंगे। राइट में है तो लेफ्ट में जाएंगे। टू फिक्स एसेट, टू स्टॉक, टू डेटर्स। आप चाहो तो 2 वर्ड ना भी लिखो चल जाएगा। 5, 3 और 5, इनकी जो भी वैल्यू है वो डालते जाएंगे। 5, 3 और 5।
अगला आइटम दिया हुआ है कैश बैंक। कैश इन हैंड अपने पास हमेशा जाएगा कैश बैंक अकाउंट में। यहाँ पर आके लिख देंगे टू बैलेंस बीडी कैश 10,000। रिजर्व दिए हुए, रिजर्व है 90। 90 को रेशियो में बांटेंगे 432। 432 में बांटेंगे तो 40, 30 और 20। और साथ में क्रेडिटर्स दिए, क्रेडिटर आउटसाइड लाइबिलिटी है तो रियलाइजेशन में बाय क्रेडिटर 320। इसी के साथ मैंने अपनी बैलेंस शीट की सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे डाल दी। जब आप इतना कर चुके हो तब आपको हक है कि आप नीचे की इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं। पहले अपनी अपनी सारी चीजें जो है वो अपनी अपनी जगह पे डालो। आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिकल केस बताता हूँ जिससे ये थोड़ा बहुत आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है। एक कैफे ला अंकित करके मेरा स्टार्टअप था 2017 में। 2020 में कोविड आ गया, सत्यानाश हो गया। मुझे डैडी ने बोला अंकित जो भी ये दुकान में पड़ा है ये कैफे में, इसको ना समेट यार, खत्म कर। पता है मैंने समेटना कैसे शुरू करा? कैफे के अंदर जाके जितना भी फिक्स एसेट्स हैं मैंने उनको उठा के एक ट्रक में डलवा, मतलब जितने भी फिक्स एसेट्स के आइटम सारे के सारे किसमें, एक ट्रक में। कैफे में जितने भी ऐसी चीजें हैं जो उधार पर है, कि मुझे पेमेंट करनी है, उसके लिए मैंने दूसरा ट्रक बनवाया, मतलब दूसरे मूवर एंड पैकर को ऑर्डर किया ये चीजें इसमें जाए। और कैफे के अंदर जितनी चीजें मेरी पर्सनल है, पर्सनल मतलब जो मैं घर से लेकर आया था, उसके लिए मैंने तीसरा ट्रक मंगवाया। कुल मिला के आदमी जब अपना बिजनेस को समेटता है तो उसके अंदर जो उसकी चीजें खुद की होती है वो कैश बैंक में डाल देता है, जो चीजें बिजनेस की है वो रिलाइजेशन अकाउंट में डालता है, और जो चीजें पार्टनर कैपिटल की है, मतलब रिजर्व्स हो गए, ये सब एफडी वगैरह हो गई, इनको वो किस में डालता है, पार्टनर। तो अलग अलग खाते बनाता है। सेम काम हम यहाँ कर रहे हैं कि हम अपनी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग खाते बना रहे हैं। अब नीचे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी उनको उठाएंगे और इनकी कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे। जैसे पार्टनर ने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व करना है, सबसे पहले कह रहा है फिक्स एसेट बिक गए। अब हमने पढ़ा था जब भी कोई फिक्स एसेट या जब भी कोई एसेट बिकते हैं तो रियलाइजेशन में राइट साइड में लिखेंगे बाय कैश। फिक्स एसेट बिक गए, कितने के बिक गए, 520। लिखेंगे बाय कैश बैंक 520, ब्रैकेट में लिख देंगे फिक्स एसेट रियलाइज। कॉन्ट्रा एंट्री डालेंगे साथ साथ। रियलाइजेशन में राइट साइड कैश बैंक है तो कैश बैंक में लेफ्ट साइड आ जाएगा रियलाइजेशन 5। भूल मत जाना हाथ के हाथ कॉन्ट्रा एंट्री डालना ताकि याद रहे। ऐसे ही अगला फिर कहता है बुक डेट्स भी रियलाइज हो गए। बुक डेट्स का मतलब डेटर्स होता है। डेटर भी रियलाइज हो गए 440 के। फिर से लिखेंगे बाय कैश बैंक 440, यहाँ पे लिखेंगे बुक डेट्स रियलाइज्ड, और इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री टू रियलाइजेशन 440। इधर राइट में आ रहा है तो उधर लेफ्ट में आएगा। और देखें कह रहा है स्टॉक वैल्यू हो गए 2.5 लाख पे और स्टॉक वाई लेके चला गया। अब पार्टनर अगर कुछ लेके जाता है तो नाम लिखते हैं पार्टनर का, तो बाय वाइस कैपिटल स्टॉक लेके चला गया 2.5 लाख का। अगेन रियलाइजेशन में राइट साइड वाई आ रहा है तो वाई में लेफ्ट साइड आएगा। वाई कहाँ से आ गया भाई, जब पी क्यू आर में नाम गलत लिख दिया था भाई, ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड है। पी क्यू आर इनके घर के नाम है, ये लिख लेना। चलो तो वाई अपने पास जो है डेबिट साइड में हम यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन। वाई लेके चला गया 2.5 लाख में। ओके आगे फिर कहता है क्रेडिटर को हमने पेमेंट करी, उन्होंने हमें 5% डिस्काउंट दिया। लो भाई क्रेडिटर को पेमेंट करी, क्रेडिटर राइट में लिखे थे तो पेमेंट लेफ्ट में होगी। 320 के क्रेडिटर हैं, जब मैं पे करने गया तो इन्होंने हमारी
दुख भरी दास्तां सुन के 5% डिस्काउंट दे दिया, तो 16,000 का डिस्काउंट मिला, 3,04,000 की हमने पेमेंट करी। 3 20 का 5%, 16,000, वो हटा के 3 4 की पेमेंट करी। अब रियलाइजेशन में डेबिट साइड कैश बैंक है, तो कैश बैंक में क्रेडिट साइड आ जाएगा रियलाइजेशन, 3,04,000। अगला कह रहा है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है 6,000। भाई बिजनेस बंद करने में भी खर्चा लगता है। जब हम बिजनेस बंद करते हैं तो एक ऑक्शनर को बुलाना पड़ता है। ऑक्शनर मतलब जो ऑक्शन करवाता है हमारी चीज़ों का। अब ऑक्शन करवाने के लिए भी टेंट लगाना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, सीटें लगवानी पड़ेंगी, उनका खाना पीने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है। क्योंकि हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट अगेन डेबिट साइड में आ जाएगा। एक्सपेंसेस 5,000 की पेमेंट है, सॉरी 6,000 की पेमेंट है। और रियलाइजेशन में डेबिट साइड कैश बैंक है, तो कैश बैंक में क्रेडिट साइड आ जाएगा रियलाइजेशन, 6,000। क्वेश्चन में जितना दिया था वो तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन क्वेश्चन को खत्म करने से पहले हमेशा चेक कर लेना क्या आपके सारे एसेट बिक गए या नहीं। क्योंकि हमने पढ़ा अगर कोई एसेट बच गया तो उसे भी बेचना है। तो पढ़ो, फिक्स एसेट बिक गया, स्टॉक बिक गया, डेटर बिक गया, क्रेडिटर्स की पेमेंट भी हो गई, मतलब सब निपट चुका है। कुछ भी अगर इसमें बच गया हो तो उसकी पेमेंट आप खुद कर दोगे, उसको आप खुद ब खुद बेच दोगे। सिर्फ एक चीज आप नहीं बेचोगे, वो है इनटेंजिबल। बस क्वेश्चन खत्म, टोटलिंग टोटलिंग करेंगे। वो यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन बिकेगी नहीं, बस यहाँ पे शो होता है। देखो हम तो दुनिया को ढंढोरा पीटते हैं कि हमारी गुडविल है, दुनिया नहीं मान के चलेगी वो एक अलग। तो तब से कहेंगे कि हमारी गुडविल थी तब भी हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, किसी और ने भरोसा नहीं करना तो वो एक अलग है। टोटलिंग करेंगे, लेफ्ट में बचेगा तो गेन, राइट में बचेगा तो लॉस। कहाँ बच रहा है? यहाँ बच रहा है लॉस। हाँ लॉस 80,000, जो भी लॉस बचा इसे 4 3 2 में बांट देंगे पार्टनर। आप यहीं भी बांट सकते हो, पर मैं ऐसे कर रहा हूँ कि रियलाइजेशन में राइट साइड लॉस है, तो पार्टनर कैपिटल में लेफ्ट साइड लॉस बच जाए। ठीक है, 4 3 2 में बच जाएगा 40, 2 6 6 6 7 और 1 3 3 3 3। ठीक है भाई। अब पार्टनर कैपिटल को खत्म करेंगे, टोटलिंग टोटलिंग करेंगे। तो भी पार्टनर कैपिटल में बचेगा वो कैश बैंक में है। एक एक करके उठाओ, 4 40 - 40, तो ये 4 लाख। 3 30 माइनस में ये 2.5 लाख, और ये करना भाई कितना आता है ये। 330 माइनस में 2.5 लाख, ये हो गया अपने पास 80, और 80 में से 2 6 गया तो 5 3 3। देखना यही है पता नहीं। वो 20 में से 13 13 3 3 3 चले गए, तो बच जाएगा 206667। एक बार चेक। 4 40 में 40 गए 4 लाख, 3 30 में 2.5 लाख और ये गए तो 5 3 3 3, और 2 20 में 13 333 चले गए तो 2,06,66। इसी के साथ हमारा ये कैश बैंक अकाउंट भी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी खत्म। और जो ये कैश बैंक आया इसको हम यहाँ पार्टनर कैपिटल में लिख देंगे, राइट साइड क्रॉस पोस्टिंग बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल बाय जेड कैपिटल डाल देंगे, टोटलिंग टोटलिंग कर देंगे। इसका आता है 4 लाख, इसका आता है 5 3 3 3 3, इसका 206667। लास्ट में टोटलिंग कर देंगे, अगर सब कुछ सही है तो ये मैच करना चाहिए। मैच कर रहा है मतलब सब ठीक है। 970, लेफ्ट वाला, राइट वाला भी चेक कर लेना, 970 आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन कर।
आया, स्टेप समझ में आ गए? पहले रिलाइजेशन में सारी चीजें डालो, पार्टनर कैपिटल में, कैश बैंक में, फिर बस कॉन्ट्रा एंट्री डालो। लास्ट में टोटलिंग करेंगे, रिलाइजेशन का जो लॉस आएगा वो पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस आएगा कैश बैंक, वो कैश। हो गया? यहाँ पे आपने क्वेश्चन खत्म करा है, इसके नीचे एक नोट डालेंगे। नोट पे लिखेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, जब बिजनेस बंद होता है कभी कभार हमें लॉस होता है और हमें घर से पैसा लाना पड़ता है। मान लीजिए हम सबने मिलकर एक बिजनेस शुरू करा और सबने 5-5 लाख रुपए लगाए, लेकिन किस्मत खराब थी, पैसा डूब गया और अब सबको घर से भी पैसा लाना पड़ेगा। उसमें से कोई एक नालायक है जो कह रहा है भाई मैं तो पैसा ला नहीं पाऊंगा, मेरा पहले ही दिवाला निकला। ऐसे केस में जब इंसॉल्वेंसी हो किसी पार्टनर की, वो पैसा नहीं ला पाए एट द टाइम ऑफ रेजोल्यूशन, क्या करना है? लिखेंगे whenever any partner became insolvent, then his deficiency, डेफिशिएंसी मतलब जो वो पैसा नहीं ला पा रहा, will be borne by solvent partner. His deficiency will be borne by a solvent partner in their opening capital ratio. ध्यान रहे, डेफिशिएंसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल रेशियो in their opening capital. कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं? अगर पार्टनर की फिक्स कैपिटल है तो पार्टनर लेंगे, उनकी जो भी फिक्स कैपिटल है वो यहाँ पे लिखेंगे और इन्हीं से इनकी रेशियो निकल के आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल रेशियो। ये पार्टनर की फिक्स कैपिटल आपको दी होंगी, सीधा इनको लिखेंगे, इनको काट देंगे, ओपनिंग कैपिटल रेशियो आ जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये है कि पार्टनर की कैपिटल बढ़ती घटती रहती है। इस केस में जो आप ओपनिंग कैपिटल रेशियो निकालोगे, ऐसे निकालोगे, पहले आप उनकी कैपिटल्स लोगे जो भी गिवन है, उसमें रिजर्व्स को ऐड कर दोगे, कोई ड्रॉइंग्स है तो आप उसको माइनस करोगे। ऐसा करने के बाद इनकी यहाँ पे कैपिटल आएगी, इसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं नेट, और जो भी ओपनिंग कैपिटल आएगी इसको हम कैंसिल करेंगे, यहाँ से ओपनिंग कैपिटल रेशियो निकल कर आएगा। तो अगर क्वेश्चन फिक्स कैपिटल का है तो डायरेक्ट निकलेगा, और अगर क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर पे जो हमने ये बात लिखी है, ये इसका रूल, ये रूल एक कोर्ट केस के थ्रू हमारे पास आता है, इसका नाम है गार्नर वर्सेस मरे रूल। ये एक कोर्ट केस है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमें नहीं बताता, ये एक यूके बेस्ड केस लॉ है, जहाँ पे एक आदमी इंसॉल्वेंट हो गया था और उसका लॉस बाकी पार्टनर ने बियर करा था अपनी ओपनिंग कैपिटल रेशियो में। तब कोर्ट ने ये कहा था कि ओपनिंग कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तब से लेके आज तक जब कभी भी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, हम इस केस लॉ को फॉलो करते हैं। आपके पूरे फाउंडेशन के सिलेबस में ये इकलौता केस लॉ है अकाउंट्स में, इसके अलावा अकाउंट्स में कभी हमने कोई केस लॉ की बात नहीं की। मतलब इसकी जजमेंट कानून नहीं बताता, इसकी जजमेंट केस लॉ यानी कि कोर्ट बताता है। कोर्ट ने ऐसा कहा था तभी हम इसको इस तरह से फॉलो करते हैं।
ठीक है। कभी कभार इसकी आपसे एंट्री पूछ लेगा, तो इसकी एंट्री ये होती है। ये इसकी एंट्री होती है। आज तक कभी एंट्री एग्जाम में इसकी आई नहीं है, पर अगर आ जाए तो ये आपको ध्यान
1 जुलाई 22 को पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हो गया। मोटर व्हीकल क्यू लेके जा रहा है 500 पे। आ जाओ। अब मोटर व्हीकल क्यू लेके जा रहा है तो मोटर व्हीकल लेफ्ट में लिखा है, क्यू लेके जा रहा है तो राइट में लिखेंगे बाय क्यूज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देते हैं मोटर व्हीकल। एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई एसेट पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर का नाम आता है। कभी कभार पार्टनर उसके बदले आपको पैसा दे देता है, फिर पार्टनर का नाम नहीं आएगा, पैसा आएगा। देखो मैंने अपने पार्टनर को एसेट दिया, उसने मुझे पैसा दिया, तो मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा पार्टनर को दिया है, मैं तो ये बोलूंगा ना कि बेच दिया। जैसे ही पैसा मिल गया वो बेचना कहलाता है। इसलिए अगर क्यू ने मुझे पैसा दे दिया होता तो मैं यहाँ कैश लिखता। देखो मेरे क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है, बट नो कैश पास स्पेसिफिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। मतलब मोटर व्हीकल जब क्यू ले गया तो क्यू ने हमें कोई पैसा नहीं दिया, तभी मैं क्यू का नाम लिख रहा हूँ। अगर वो पैसा दे देता तो मैं पैसे का नाम लिखता। खैर रियलाइजेशन में राइट साइड क्यू है तो क्यू में लेफ्ट साइड आ जाएगा रियलाइजेशन 500। कॉन्ट्रा एंट्री डालना मत भूलना। ओके। अगला कहता है सेल ऑफ अदर एसेट रिलाइज, बाकी एसेट बिक गए। कह रहा है ट्रेडमार्क बिका 0 में, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बिका 7 में, प्लांट इक्विपमेंट 5, स्टॉक 3, डेटर 1600। सबको एक साथ बेच रहा हूं मैं, आप चाहो तो अलग अलग भी बेच सकते हो। मैं सबको एक साथ बेच रहा हूं लिख के ऐसे बाय कैश बैंक, और इसमें अलग अलग करके लिख रहा हूं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, और है स्टॉक और डेटर्स। आप चाहो तो सबके लिए अलग अलग कैश बैंक भी लिख सकते हो, मैं एक साथ लिख रहा हूँ। 7, 5, 3 और 1600। टोटल कर देना, ये 7, 5, 12, 3, 15, 16, 600। राइट साइड में कैश बैंक आ रहा है तो कैश बैंक में लेफ्ट साइड लिखेंगे टू रियलाइजेशन 16, 600। ठीक है भाई। अगला कहता है ट्रेड क्रेडिटर को 11-17 दे दिया फुल सेटलमेंट में। क्रेडिटर जितने के भी है हमने उनकी पेमेंट कर दी 11-17 में, 11,700 में। क्रेडिटर्स पे करें। रियलाइजेशन में लेफ्ट साइड क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स, कैश बैंक में राइट साइड रियलाइजेशन 11,700। अगला कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 1500, खर्चे 1500 के हुए तो फिर से डेबिट साइड में कैश बैंक एक्सपेंसेस 1500, रियलाइजेशन में लेफ्ट साइड कैश बैंक में राइट साइड रियलाइजेशन। एक्सपेंसेस की पेमेंट, एक्सपेंसेस यहाँ आ गए। अगला लोन जो पी से मिला था वो पे हो गया, रीपेड हो गया। लोन जो पी का है वो पी के खाते में डाला था, पे हो गया, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश बैंक 8,000 पे हो गया। अब पी लोन में लेफ्ट साइड कैश बैंक है तो कैश बैंक में राइट साइड आ जाएगा पी लोन 8,000 कॉन्ट्रा एंट्री। इसी के साथ जो पी का लोन अकाउंट है वो खत्म हो चुका है, 8 का लोन था 8 में ही पे हो गया, ये तो अकाउंट खत्म। ओके। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन के आखिरी पॉइंट पे जो मेन पॉइंट है, इंसॉल्वेंसी वाला। पढ़ें। कहता है पी और क्यू आर बोथ फुली सॉल्वेंट, ये दोनों पूरे पूरे अभी भी सुरक्षित हैं, एंड एबल टू ब्रिंग इन एनी कैश रिक्वायर्ड, और ये कितना भी पैसा ला सकते हैं। लेकिन आर जो है फोर्स इनटू बैंकरप्सी, आर जो है उसका दिवाला निकल चुका है, और ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 1/3 लेकर आ सकते हैं जितना लाना था। मतलब अगर इनको 3,000 लाना था तो 3 नहीं ला पाएंगे, 3 का 1/3 यानी कितना लेकर आ पाएंगे 1,000। चेक करते हैं कि इनको लाना कितना था, एक बार ढूंढते हैं। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन खत्म करने से पहले हमेशा ये चीज देख लेना कि सारे एसेट निपटारा हो जाना चाहिए और सारी लाइबिलिटी निपटारा हो जाना चाहिए। देखो लाइबिलिटी में मेरे पे क्रेडिटर थे, ये पे हो गए। एसेट में मेरे पे ट्रेडमार्क, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, स्टॉक और डेटर था। मोटर व्हीकल निपट गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गया, प्लांट इक्विपमेंट गया, स्टॉक गया, डेटर गया। आगे ट्रेडमार्क तो बेचते ही नहीं, तो ये पूरा हो चुका है। सबसे पहले रियलाइजेशन को टोटल करेंगे और गेन लॉस निकालेंगे।
क्या आ रहा है, गेन आ रहा है लॉस आ रहा है? लॉस आ रहा है, नहीं गेन आ रहा है। ये कौन सा अकाउंट, अच्छा कैश बैंक है, ओके ओके, हाँ लॉस आ रहा है 51,000। बाय लॉस 51,000 रुपये। रिलाइजेशन में लॉस राइट साइड आ रहा है, तो लॉस पार्टनर कैपिटल में लेफ्ट साइड में बच जाएगा। जो भी 51,000 है 3:1 में, क्योंकि रेशियो 3:1 है, बटेगा 25,500, 17,000 और 8,500, ये लॉस बट गया। ओके, आइए जिसका दिवाला निकल रहा है उसको पकड़ लो, आर, और ढूंढो आर को कितना पैसा लाना था। टोटलिंग करेंगे आर की। आर का बनता है 8 और 2 10, 10,900। 10,900 में से 10,000 गया, तो आर को कितने पैसे लाने थे, 900। लेकिन ये निकम्मा है, ये कह रहा है मैं 900 लेकर आ पाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ लेकर आ पाऊंगा 1/3। तो बताओ 900 का 1/3 कितना होता है, 300। समझ आया? उधर टोटल किया, इधर माइनस किया, इसको 900 लाने थे, 900 नहीं ला पा रहा, 1/3 ला रहा। ओके, भूल मत जाना कॉन्ट्रा एंट्री। आर में राइट साइड कैश है, कैश और बैंक में भी लेफ्ट साइड आएगा आर। ये 300 रुपये ले आया। क्लियर? अब बताओ 900 लाने थे लेकिन 300 ला रहा है, तो कितना नहीं ला रहा, कितना नहीं ला रहा, 600। हमने पढ़ा था जो ये इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं ला पाएगा उसका हर्जाना कौन भरेगा, सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो आर जो पैसा नहीं ला पा रहा उसका हर्जाना कौन भरेगा, पी भरेगा, और कौन भरेगा, क्यू भरेगा। ओके, कौन सी रेशियो में भरेगा, अपनी ओपनिंग कैपिटल रेशियो में। तो भाई साहब 600 रुपये बांटने हैं इनकी ओपनिंग कैपिटल रेशियो में। आई नीड टू डिस्ट्रीब्यूट 600 इन ओपनिंग कैपिटल रेशियो। कैसे बांटूंगा, यहां लिख रहा हूं ओपनिंग कैपिटल रेशियो। क्वेश्चन फिक्स कैपिटल का है, पी और क्यू पार्टनर है, इनकी फिक्स कैपिटल है 20 और 20। कैंसिल होकर रेशियो क्या बन जाएगी, 1:1। तो जो 600 है वो इन दोनों में बट जाएगा 1:1, 1:1 मतलब 300 300। सबसे पहले आर को लाने थे 10,900, 10,000 तो वो अपने कैपिटल में कंप्लीट हो गए उसके, तो 900 रुपये लाने थे। 900 में से 1/3 ले आया। जो 600 नहीं लाया वो दोनों पार्टनर की ओसीआर में बढ़ गया। ध्यान रहे ओपनिंग कैपिटल रेशियो में बांटना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना, क्योंकि गार्नर वर्सेस मुरे ने कहा है कि ओसीआर में बांटना है। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री भूल मत जाना, सोच के चलें। बताओ आर में राइट साइड पी और क्यू आ रहा है, तो पी और क्यू में लेफ्ट साइड क्या आएगा, आर। लिखेंगे 300 और 300। आर में राइट साइड पी और क्यू आ रहा है, पी और क्यू में लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 300। 300 300 इसमें, अच्छा हाँ इसमें नहीं है, राइट राइट इसमें नहीं। ये है गार्नर वर्सेस मोरे का इंसॉल्वेंसी मेथड। इंसॉल्वेंसी मेथड मतलब जो वो पैसा नहीं ला पा रहा वो आप बाकी दो की कैपिटल से काट दो। इस कंसेप्ट को आप आगे पढ़ोगे पार्टनरशिप में, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। एक्ट्स ऑफ वन पार्टनर बाइंड्स ऑल अदर पार्टनर। अगर एक ने नालायक कुछ हरकत करी है तो सबको हर्जाना भरना पड़ेगा। चले पार्टनर कैपिटल भी खत्म, टोटलिंग टोटलिंग कर देंगे। बिफोर टोटलिंग पे जाने से पहले मैं बता देता हूँ, गार्नर वर्सेस मुरे का एक ऑप्शनल ट्रीटमेंट है। अब आईसीआई कभी उसको करता है कभी नहीं करता, तो आपने एग्जाम के लिए एक ही फॉलो करना है, या तो आप करोगे या नहीं करोगे। मैं बता दूं ऑप्शनल ट्रीटमेंट क्या है। आईसीआई कहता है और गार्नर वर्सेस मुरे कहता है, गौर करना सब इस बात पे, कि जितने भी सॉल्वेंट पार्टनर का लॉस का शेयर है ये लोग अपने लॉस का हिस्सा बिजनेस में लेकर आएंगे। दोबारा, जो आपका लॉस हुआ, जो आपने लॉस बांटा पी और क्यू में सॉल्वेंट पार्टनर में, गार्नर वर्सेस मुरे कहता है कि आप पार्टनर से उतना पैसा रिकवर कर लेना। मुझे बताओ अगर सॉल्वेंट पार्टनर पी और क्यू है और पी और क्यू का लॉस का हिस्सा ये है, तो इतना ही पैसा ये बिजनेस में लाएंगे। लाएंगे तो राइट साइड में लिखना चाहिए कैश। कितना लेकर आएगा ये अपना 25,500 लाएगा, ये कितना लेकर आएगा 17,000। लेकिन ये ट्रीटमेंट ऑप्शनल है। आईसीआई कहता है कि अगर आप इसको नहीं भी करते तो आपका आंसर मैच कर जाएगा पर डिफरेंट फिगर से।
अगर आप इसको करते हो तो भी आपका आंसर मैच कर जाएगा, पर डिफरेंट फिगर से। आपने एग्जाम के लिए कोई एक फॉलो करना है, या तो इसको कर देना या इसको मत करना। मैं ये करवा रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो इस मेथड से करेंगे। तो जब भी कोई सॉल्वेंट पार्टनर का लॉस होगा, आप उसे कैश में निकाल लेना और फिर अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, ये ऑप्शनल ट्रीटमेंट है, आप इसको ऑप्शनल में लिख सकते हो। चले बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ये अपने पास आ जाएगा कैश बैंक में, और ये जो पी और क्यू में राइट साइड कैश डाला, तो कैश बैंक में लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये अपना अपना पैसा लेकर आए लॉस का, 25,500 और 17,000। सॉल्वेंट पार्टनर का जो भी लॉस की हिस्सेदारी होती है, वो पैसा वो बिजनेस में लेकर आएंगे कैश में। तो जो ये वाली फिगर है 25,500 और 17, ये वो लेकर आ गए, हमने इधर भी डाला। एंड फाइनली क्वेश्चन खत्म, टोटलिंग टोटलिंग करेंगे। चले टोटलिंग टोटलिंग करते हैं। पहले क्यू का करते हैं, आर का तो खत्म ही हो चुका मामला, आर पैक है। क्यू को पकड़ो। 20 और 9 29, 29 और 17 46, और 46 से ये सब कैंसिल, कितना आ रहा है? 24200। अच्छा, ये आ रहा है। और इसका, इसमें 20,500, 25,500 का कैंसिल ही हो जाएगा, तो 20,500 में से 6,000 गया, 14,500, 14,500 में से 300 गया, 14,200, 14,200, ये आ गया। पार्टनर कैपिटल में लेफ्ट साइड कैश बैंक है, तो कैश बैंक में राइट साइड आ जाएगा बाय पीस कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल। 14,200 और 24,200। अगर सब कुछ ठीक करा है तो ये मैच करना चाहिए। टोटलिंग कर लो, देखो मैच करता है। मैच करता है। कितना आ रहा है? 59,600, 59,600। नहीं कर रहा मैच। ये जो मैंने ऑरेंज से हाईलाइट करा है बेटा, ये देख, जो सॉल्वेंट पार्टनर का लॉस है वो कैश लेकर आएंगे, और फिर वो कैश कैश अकाउंट में भी आएगा। हो गया, समझ आया? इसने हमेशा ये चीज़ ये फॉलो करता है, तो भी रिलाइजेशन लॉस होता है, सॉल्वेंट पार्टनर उसका पैसा लाते हैं, हालांकि ये एंट्री ऑप्शनल है, पर आईसीआई हमेशा ऐसे करता है। आप भी ऐसे ही करिएगा। जब कैश एंड बैंक अकाउंट इसमें बनाएंगे, तो 596 596 पे ये मैच करेंगे।
इलस्ट्रेशन 3 आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 3, और इलस्ट्रेशन 4 आपका होम। ध्यान देना, 4 पार्टनर है ABCD, नीचे इंसॉल्वेंट जो हो रहा है वो D हो रहा है, तो D का लॉस कौन बियर करेगा? ABC, लेकिन सिर्फ A और B, C नहीं, क्योंकि C की कैपिटल एसेट्स में दी है। एक नया फंडा है, अगर 4 पार्टनर है, एक इंसॉल्वेंट हो गया तो सॉल्वेंट कितने बचे? 3, पर उन 3 में भी लॉस सिर्फ वो 2 बियर करेंगे जिनकी कैपिटल लाइबिलिटी साइड में है। जिसकी कैपिटल एसेट साइड में है, इसका मतलब वो भी इंसॉल्वेंसी की कगार पे खड़ा है, तो उसको लॉस नहीं देंगे। लॉस किसको देंगे? सिर्फ बाकी 2 को। आप पेपर में नोट डालकर आओगे कि डी के इंसॉल्वेंट होने की वजह से लॉस किसको मिलना चाहिए? ए और बी। सी में हमने क्यों नहीं बांटा? क्योंकि सी भी इंसॉल्वेंट पार्टनर के साथ ही खड़ा है, इसका मतलब वो भी इंसॉल्वेंसी के नजदीक खड़ा है। अब वो निकम्मा अपना लॉस नहीं बियर कर पा रहा, उसको दूसरे का लॉस क्या थमाऊं? इसलिए डी का लॉस सिर्फ कौन पार्टनर बियर करेगा? ए और बी। बस ये इसमें ध्यान रखना। इलस्ट्रेशन 3 होमवर्क है, 4 होमवर्क है, दैट्स इट। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।